अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से वेनेजुला पर आक्रमण करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रातों रात उठाकर ले गए और अमेरिका का कहना था कि वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं वहां से बहुत बड़ी ड्रग की सप्लाई की खेप होती है, जिसके कारण अमेरिका ने ये कदम उठाया है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, उनसे इस विषय में हम बात करेंगे कि अमेरिका का ये कदम किस प्रकार से। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। और सवाल यह है कि अमेरिका ने जिस प्रकार से वेनेजुला के पर आक्रमण किया और वहां से उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप कर वहां ले गए हैं अमेरिका में, क्या कहेंगे, किस प्रकार की रणनीति अमेरिका की रही और क्यों मेन कदम उठाना पड़ा उनको? ये झूठ है, ये षड्यंत्र है। दरअसल में ड्रग का अगर इशू रहा होता तो अमेरिका ने पहले कोलंबिया या मेक्सिको के ऊपर अटैक किया गया होता, क्योंकि ड्रग तो वहां से ज्यादा आती हैं, या उसके रॉ मटेरियल चाइना से ज्यादा आते हैं। उनकी निगाह थी वेनेजुला के तेल के ऊपर। वहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार है, करीब 300 प्लस बिलियन बैरल ऑयल है, क्रूड ऑयल। मगर खास बात यह है कि वहाँ का जो ऑयल है वो हैवी ड्यूटी है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और उसका इस्तेमाल होता है जेट इंजन्स में जो फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हैं। और अमेरिका को अपने F-35 और F-16 में जेट इंजन के लिए वो ऑयल चाहिए था। तो ये तो था कारण। जो उन्होंने किया वो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का खुला और नंगा उल्लंघन किया है और पूरी दुनिया के लिए एक बैड प्रेसिडेंट तय किया है। कौन रोक पाएगा अब अगर पुतिन जेलेंस्की के घर में जाकर और उसको उठाकर ले जाएं? कौन रोक पाएगा अब नेतन्याहू को अगर वो खोमेनी को उसके घर से उठा के ले जाएं? और कौन रोक पाएगा हिंदुस्तान को अगर हम मसूद अजहर को पाकिस्तान से उठा के ले आए? क्योंकि हम सब के पास ताकत है, हमारे पास वो सब वेयर विदौल है, हम ये कर सकते हैं। अब कौन से लॉ का जिक्र करेंगे आप? सर, एक सवाल यह भी है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने एक कदम उठाया है और इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन किया है, वहीं रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन हैं और चाइना ने भी इसकी निंदा की है। इसके साथ साथ किम जोंग जो है दक्षिण कोरिया के, उन्होंने भी कहा है कि अगर नहीं छोड़ा गया तो युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, यानी तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, तीसरा युद्ध अगर होगा तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई मुहूर्त निकाला जाएगा। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो ऐसा नहीं था कि कोई एक दिन था उस रोज से शुरू हुआ है। मतलब जब ज्यादा कॉन्टिनेंट के ज्यादा बड़े कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ने लगे तब उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। विश्व युद्ध तो चल ही रहा है, ये कहना गलत है कि हो जाएगा, चल रहा है। क्या इस समय आपको दिखाई नहीं देता कि सूडान के अंदर भयंकर लड़ाई चल रही है? अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ताइवान और जापान और चाइना के बीच में तनातनी बनी हुई है। क्या आपको नहीं दिखाई देता कि सऊदी अरबिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो उनके पक्के दोस्त हुआ करते थे, उनके जहाज को यमन के पास पानी में डुबो दिया? 10 फ्रंट के ऊपर इस समय लड़ाई चल रही है और 2-4 फ्रंट खुलने वाले हैं जैसा दिखाई देता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज नहीं तो कल डायरेक्टली फिर लड़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कैम्बोडिया और थाईलैंड का था वो भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और जहां पे सीज फायर हुआ है वो सीज फायर टूटने वाला है। ऐसे में अगर 1-2 और वार फ्रंट खुल जाते हैं तो कई कॉन्टिनेंट्स जुड़ जाएंगे और देश तो बहुत सारे जुड़ जाएंगे। बस इसी को वर्ल्ड वार कहते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो सनकी तानाशाह है उससे उम्मीद नहीं कर सकते आप। पता नहीं कब उसकी सनक में आ जाए। उसकी जो हासोंग मिसाइल है उनका रेंज 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी कि डायरेक्ट अमेरिका तक है। कोई अगर कोशिश आगे हुई तो बहुत मुमकिन है कि ये तीसरे वर्ल्ड वार की चिंगारी में बदल जाए। तो सर, हम बात करें कि ये जिस प्रकार से तनाव होता जा रहा है पूरे विश्व के अंदर, इसका क्या हल निकल सकता है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी कुछ पहल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दरअसल में आज दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो बड़े तो होंगे लेकिन सम्मानित नहीं है। सबसे ज्यादा दुनिया में सम्मानित लीडर आज भारत का लीडर है, ग्लोबल साउथ का लीडर है,
जो मुस्लिम कंट्रीज उसके अगेंस्ट समझी जाती थी वही उनको अपना हाईएस्ट अवार्ड देती हैं, लिहाजा ये कर सकते हैं। और एक और बात, भारत का जिसका इस समय मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी भारत का प्रतिनिधित्व 1945 में डॉक्टर रामास्वामी मुडलियार कर रहे थे और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक शर्त रखी थी कि जो ये वीटो पावर है, इस वीटो पावर को 10 साल बाद समीक्षा करने के लिए रखा जाए। ये शर्त मान ली गई थी और ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर की क्लॉज नंबर 109 में लिखी हुई है और उसके मुताबिक 10 साल बाद वीटो पावर को हटाया जा सकता था सिंपल मेजोरिटी से विदाउट 5 परमानेंट प्लेयर्स। 10वां साल यानी कि 1955 आया, एजेंडे में पॉइंट था लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो टेक्निकली वीटो पावर का प्रोविजन 1955 में खत्म हो चुका था, लेकिन एक डेड बॉडी है जिसे सारी दुनिया आज तक ढो रही है। जिस वीटो पावर की वजह से आज दुनिया में जब कोई अच्छा काम होता है कोई दूसरा वीटो लगा देता है, रुक जाता है। जब किसी को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, चाइना वीटो लगा देता है, वो नहीं बन पाता। अगर ये वीटो पावर हट जाए तो दुनिया में शांति आ जाएगी। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को लीड लेनी चाहिए और जो करीब करीब 200 देश है जनरल असेंबली में, सारे उनके साथ खड़े हो जाएंगे ये कहने के लिए कि हमें अमेरिका की दादागिरी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। ये थे कर्नल टीपी त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा वेनेजुला के राष्ट्रपति को रातों रात उठाकर ले गए हैं, कहीं ना कहीं एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर ये धकेल रहा है। गाजियाबाद से पंजाब टीवी के लिए संजय मित्तल।